सिंह धामी ने पौड़ी में किया विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण। पौड़ी को दी करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात। साथ ही कंडोलिया महोत्सव का हुआ भव्य शुभारंभ। देहरादून के विनोद हत्याकांड का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश तेज। देहरादून पुलिस ने दी चेतावनी, कहा हत्या के आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। आईटीबीपी हल्दू चौड़ में रक्तदान शिविर का आयोजन। विश्व रक्तदान दिवस पर जवानों ने किया रक्तदान। एसटीएच हल्द्वानी के सहयोग से हुआ सफल आयोजन। चारधाम यात्रा पर 24 घंटे नजर रख रहा कंट्रोल रूम। यात्रियों की मदद के लिए यूटीडीपी अलर्ट। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और देहरादून से बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता विनोद कश्यप हत्याकांड में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पांचवा और मुख्य आरोपी इम्तियाज गिरफ्तार हो गया। विनोद कश्यप हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। खेत में पानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देहरादून के विकास नगर में हुई घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि मामले में 4 आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है और अब 5वें आरोपी को सहसपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एसएसपी ने कहा कि इस पूरे मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पूरी गंभीरता से जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है। विनोद कश्यप हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। खेत में पानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये मामला लगातार गर्माता चला गया और अब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही एसएसपी ने सख्त चेतावनी दी है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सहसपुर से आरोपी पकड़ा गया है और अब इस पूरे मामले में जांच तेज हो गई है, कार्रवाई जारी है। अभियुक्त हैं, उसमें ऑलरेडी 4 अभियुक्त जेल गए थे। एक अभियुक्त और आज न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। तो ये भी हमारा जो उसमें जो भी पुलिस की कार्रवाई है वो पूरी सख्ती के साथ की जाएगी। जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाएगी। ये 2-3 चीजें थी, मेरी ओर से इतना ही है, बाकी आपको अगर कुछ पूछना हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल दौरे के दौरान श्रीनगर रोड पर जिला प्रशासन द्वारा विकसित आधुनिक विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने रामलीला मैदान में कंडोलिया महोत्सव का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले को करीब 110.55 करोड़ रुपए की 19 विकास योजनाओं की सौगात दी, जिनमें 14 योजनाओं का शिलान्यास और 5 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने विज्ञान संग्रहालय का निरीक्षण किया और वहां बच्चों द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक प्रदर्शनों को देखा। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय छात्रों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, नवाचार और सीखने की भावना को बढ़ावा देगा। बच्चे यहां प्रयोगों और गतिविधियों के जरिए विज्ञान को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और इसके बाद उन्होंने कंडोलिया मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और कंडोलिया महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे राजकीय महोत्सव के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विकास परियोजनाएं क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। और वही विद्यालय शिक्षा विभाग में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता को लेकर सरकार ने जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को शिक्षक संगठनों से बातचीत कर एक सुसंगत प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। साथ ही अन्य राज्यों में टीईटी से जुड़े फैसलों का अध्ययन कर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई और उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं में तेजी से पैरवी करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पीजीआई रैंकिंग में सुधार, छात्रों की विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी, 100% साक्षरता और विभागीय सुधारों पर भी जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाए और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। तो तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था सुधार और पीजीआई रैंकिंग का फोकस है। टीईटी अनिवार्यता पर जल्द समाधान के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश दिया है। इस बीच अन्य राज्यों के टीईटी मॉडल का अध्ययन होगा। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में अब चर्चा तेज हो गई है और बैठक की गई, जहां बैठक में शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई और उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं में तेजी से पैरवी करने के निर्देश दिए गए। और इसके अलावा पीजीआई रैंकिंग में सुधार, छात्रों की विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी, 100% साक्षरता और विभागीय सुधारों पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के भिलाडू में प्रस्तावित स्टेडियम को लेकर जिला प्रशासन, खेल विभाग, वन विभाग और पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना से जुड़े सभी मुद्दों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि ये स्टेडियम क्षेत्र के युवाओं के लिए खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा और इसलिए इसकी सभी प्रशासनिक और कागजी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जाए। इसके साथ ही उन्होंने मालसी और झड़ी पानी क्षेत्रों में बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण पर चिंता जताई और अधिकारियों को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो स्टेडियम परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए यहां निर्देश दिए गए हैं। मालसी और झड़ी पानी में अतिक्रमण पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं, जहां अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के भी आदेश यहां पर दिए गए हैं। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मंत्री ने कहा है कि यह स्टेडियम क्षेत्र के युवाओं के लिए खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए इसकी सभी प्रशासनिक और कागजी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जाए और इसके साथ ही उन्होंने मालसी और झड़ी पानी क्षेत्रों में बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण पर चिंता जताई है और अधिकारियों को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो मालसी और झड़ी पानी में अतिक्रमण पर सख्ती के यहां आदेश और निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। स्टेडियम को लेकर कैबिनेट मंत्री की यह बैठक हुई और इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई, महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई और इसके साथ ही उन्होंने मालसी और झड़ी पानी क्षेत्रों में बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण पर चिंता भी जताई। देहरादून के विकास नगर में एक युवक और बीजेपी नेता विनोद कश्यप की हत्या के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में जनसंख्या बदलाव यानी कि डेमोग्राफिक चेंज को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसके मूल स्वरूप को बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले भी अतिक्रमण और अन्य मामलों में सख्त कार्रवाई की है। उनका कहना है कि जहां भी प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और मूल स्वरूप को प्रभावित करने की कोशिश होगी, वहां सरकार कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे में उन्होंने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों पर सख्ती जारी रहेगी। तो विकास नगर घटना पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात यहां पर की जा रही है।
तो विकासनगर हत्याकांड के बाद लगातार ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है, आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसके मूल स्वरूप को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले भी अतिक्रमण और अन्य मामलों में सख्त कार्रवाई की है। उनका कहना है कि जहां भी प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और मूल स्वरूप को प्रभावित करने की कोशिश होगी, वहां सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों पर सख्ती जारी रहेगी। देखिए, उत्तराखंड में चूंकि ये देवभूमि है और यहाँ पर ऐसा प्रयत्न हुए हैं, हम इसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार ने अनेकों प्रकरणों के माध्यम से इस देवभूमि का मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आए। देवभूमि से सभी लोग विचार ग्रहण करके जाते हैं। इस देवभूमि का मान सम्मान केवल भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में है। इसके लिए सरकार ने पूर्व में भी जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुए और जहाँ जहाँ इस देवभूमि के डेमोक्रेसी पर प्रहार करने का प्रयास किया है, तो सरकार ने उस पर कठोर कार्रवाई की है और आगे भी अनवरत रूप से इसी प्रकार से सरकार इसमें कार्रवाई करेगी। चमोली में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं को तुरंत सुनकर समाधान पर जोर दिया गया। डीएम ने साफ कहा है कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में दूर दराज के इलाकों से आए लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और पुल निर्माण से संबंधित समस्याएं रखी। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। नथोली गांव को सड़क से जोड़ने के लिए स्थलीय निरीक्षण के आदेश भी दिए गए, जबकि कुछ सड़कों और झूला पुल की मरम्मत में तेजी लाने के लिए कहा गया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी नहीं बल्कि वास्तविक और समय पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही प्राथमिकता से किया जाए और सभी विभाग पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें। तो चमोली में जनता मिलन कार्यक्रम का यहां आयोजन किया गया है और इसके अंतर्गत डीएम ने त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा। सड़क, पानी और बिजली समस्याओं पर कार्रवाई के आदेश भी उन्होंने दिया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी नहीं बल्कि वास्तविक और समय पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही प्राथमिकता से किया जाए और सभी विभाग पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जिलाधिकारी ने तमाम दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने देना चाहिए। डीएम ने त्वरित समाधान के निर्देश दिए और कहा कि जो भी परेशानी अगर जनता की होती है उस पर जल्द अमल की जाए और जल्द ही जल्द उस समस्या का समाधान किया जाए। चाहे सड़क, पानी और बिजली से संबंधित समस्या हो, इस पर भी कार्रवाई के आदेश डीएम ने दिया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार राज जोगदंडे ने सचिवालय में सभी जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिन जिलों में गणना फॉर्म वितरण अच्छा रहा उनकी सराहना की और बाकी जिलों को तेजी से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जहां कार्य धीमा है वहां अतिरिक्त मोबाइल टीमों की तैनाती कर वितरण और डिजिटाइजेशन में तेजी लाने को कहा गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 88.48% गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। शैडो एरिया में आईटी और मोबाइल टीम भेजने और बीएलओ को प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया। मतदाताओं से अपील की गई कि वे नवीनतम फोटो उपलब्ध कराएं और किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। और आगे बढ़ते हैं। देहरादून में फर्जी ऑडियो वीडियो मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये कार्रवाई डालनवाला पुलिस ने की है। मामला कथित आपराधिक साजिश और फर्जी ऑडियो वीडियो के जरिए उनकी छवि खराब करने से जुड़ा हुआ है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान इस केस में गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। पुलिस टीम ने इस मुखबिर की सूचना पर उन्हें
बिहारीगढ़ फ्लाईओवर के पास से पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस घटना के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। तो फ्लाईओवर के पास से आरोपी को पकड़ा गया है और अब आगे की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। बताया जा रहा है फर्जी ऑडियो वीडियो मामले में पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई है। डालनवाला पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मामला कथित आपराधिक साजिश और फर्जी ऑडियो वीडियो के जरिए उनकी छवि खराब करने से जुड़ा हुआ है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान इस केस में गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर उन्हें बिहारीगढ़ फ्लाईओवर के पास से पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस घटना के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जांच पड़ताल जारी है। और आगे बढ़ेंगे। चिला बैराज मार्ग पर दो वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई है। टक्कर के बाद एक वाहन का चालक घबरा गया और वे चिला नदी में कूद गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत साहस दिखाते हुए नदी में छलांग लगाई और चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और इसके बाद उसे प्राथमिक उपचार भेजा गया और उसकी हालत स्थिर बताई गई है। हादसे की वजह से कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और चालक को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। प्रारंभिक जांच में तेज गति और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को हादसे की वजह माना जा रहा है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। सड़क हादसे से कुछ देर तक यातायात बाधित रहा। बताया जा रहा है कि यहां दो वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे के बाद चालक ने नदी में छलांग लगा ली। हालांकि यहां पर मौजूद लोगों की तत्परता से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो नदी में छलांग लगाने के बाद उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की परीक्षण के बाद अब उसकी हालत स्थिर है। और हरिद्वार पुलिस की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। हरिद्वार में हर की पौड़ी के हाथी पुल के पास गंगा के तेज बहाव में एक युवक फंस गया था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इस दौरान पुलिसकर्मी ने साहस, सूझबूझ और तत्परता का परिचय दिया। समय रहते ही की गई कार्रवाई से युवक की जान बच गई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो गंगा के तेज बहाव से सुरक्षित उस युवक को निकाल लिया गया है। हर की पौड़ी पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली, जहां हरिद्वार पुलिस ने युवक की जान बचा ली। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से और कितना तेजी के साथ ये रेस्क्यू किया गया और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल बड़ा हादसा होते होते टल गया। रुद्रप्रयाग में सुबह सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम तुरंत रुद्रप्रयाग पेट्रोल पंप के पास पहुंची, जहां एक व्यक्ति करीब 30 मीटर गहरी खाई में गिरकर घायल हो गया था। कठिन हालात के बावजूद टीम ने तेजी से रेस्क्यू अभियान चलाया और घायल को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया और फिर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस पूरी कार्रवाई में एसडीआरएफ ने त्वरित, साहसी और सराहनीय भूमिका निभाई, जिससे एक व्यक्ति की जान बचाई जा सकी। फिलहाल घायलों को यहां अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। 30 मीटर गहरी खाई में एक व्यक्ति गिर गया, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद घायल को सुरक्षित निकाल लिया गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रही है, जहां देखिए किस तरह से एसडीआरएफ की टीम की तत्परता की वजह से एक व्यक्ति की जान बच गई है। 30 मीटर नीचे गिरने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और तत्परता के साथ इस युवक को बाहर निकाला गया। फिलहाल युवक खतरे से बाहर बताया जा रहा है। और जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, यूकाडा और एम्स प्रशासन के सहयोग से एक मरीज को गंभीर हालत में हेलीकॉप्टर के जरिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया। मरीज की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत उच्च स्तरीय इलाज के लिए रेफर किया। इसके बाद एयर एम्बुलेंस सेवा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हेलीपैड से एम्स भेजा गया, ताकि समय पर इलाज
मिल सके। प्रशासन ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों में गंभीर मरीजों के लिए ये हेलीकॉप्टर सेवा जीवन रक्षक साबित हो रही है। परिजनों ने समय पर मिली इस सुविधा के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद किया है। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां हेलीपैड से तुरंत एम्स ऋषिकेश भेजा गया मरीज को एयर एम्बुलेंस से एम्स भेजा गया। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का ये संयुक्त राहत अभियान लगातार चल रहा है और ऐसे में मरीज का इस तरह से रेस्क्यू करना कहीं ना कहीं प्रशासन की तत्परता को दिखाता है, जिसके लिए परिजनों ने भी बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है। मरीज को एयर एम्बुलेंस से एम्स भेजा गया है, जहां उसका इलाज जारी है। तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का संयुक्त राहत मददगार साबित हुआ है। आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और हेलीपैड से तुरंत एम्स ऋषिकेश मरीज को भेजा गया है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। मरीज को एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का संयुक्त राहत अभियान चला, जहां आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर सेवा बनी मददगार। हेलीपैड से तुरंत एम्स ऋषिकेश मरीज को भेजा गया। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर आईटीबीपी की 34वीं वाहिनी चिकित्सालय में हल्द्वानी की सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में हिमवीर जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। कमांडेंट राजेश कुमार जोशी ने भी रक्तदान कर जवानों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी केवल देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्वों को भी पूरी तरह से निभाता है। उन्होंने रक्तदान को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताया, जिससे जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। तो एसटीएच हल्द्वानी के सहयोग से सफल आयोजन हुआ है, जहां उन्होंने रक्तदान को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताया, जिससे जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। कंसल्ट करके किसी कारणवश ये कल नहीं बनाया जा सका, तो आज ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारी वाहिनी के जवान इतने बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। उनको बताया गया है कि ये एक नोबल कॉज है। आपका जो ब्लड हम ये दान कर रहे हैं, इसकी बहुत ही जरूरतमंद के लिए आगे जाके काम आएगा। ये एक नोबल कॉज है, जिसमें हमारी वाहिनी का इसमें योगदान रहेगा। कभी इस टाइप पे कैंप लगाए जाते हैं, तो जब इस वाहिनी से कॉन्टेक्ट किया जाता है या हमारे हायर हेडक्वार्टर की तरफ से ऐसा ये बताया जाता है कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, तो जो भी कंसर्न हॉस्पिटल हैं, ब्लड बैंक हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करके हमारी वाहिनी में ये कैंप लगाया जाता है और जितना भी संभव हो पाता है ब्लड डोनेटिंग। मंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का कमांड एंड कंट्रोल रूम दिन रात काम कर रहा है। ये केंद्र पांचों धामों की निगरानी करता है, यात्रियों की शिकायतों का तुरंत समाधान करता है और मौसम की जानकारी भी भेजता है। अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि 36 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कंट्रोल रूम में 35 कर्मचारी 4 शिफ्टों में काम कर रहे हैं और 45,000 से ज्यादा शिकायतों का निपटारा कर चुके हैं। आधार आधारित पंजीकरण से फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी है। साथ ही मौसम की जानकारी व्हाट्सएप के जरिए यात्रियों तक पहुंचाई जा रही है, ताकि मानसून के दौरान उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहां पंजीकरण कराया है। इसके साथ ही मानसून में यात्रियों को व्हाट्सएप पर मौसम अपडेट दी जा रही है। आगामी मॉनसून जो आने वाला है, उसमें जो हमारी अभी 4 धाम यात्रा चल रही इस वर्ष की, तो उसकी सुगम सुखद बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद देहरादून के कार्यालय में 24 घंटे का कॉल सेंटर रूम स्थापित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो 4 धाम यात्रा में जो यात्री आ रहे, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको अपने पंजीकरण, हेली सेवाएं, रहने की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी मिल सके, तो इसलिए इस सेंटर स्थापित किया गया है। और अभी तक वर्तमान तक लगभग 45,000 से अधिक कॉलें प्राप्त की जा चुकी है इस कॉल सेंटर के माध्यम से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।